इस वक्त आपके सामने मौजूद है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न संख्या 48। ये क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक टीएस ग्रेवाल की है और इस बुक में हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम 3 में यह प्रश्न संख्या इस बुक में 48 लिखा हुआ है। आपकी बुक में यह कोई भी प्रश्न संख्या हो सकती है, हो सकता है 50 हो, 51 हो, 48, 49 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह प्रश्न किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि आप सर एक ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिसमें डिवेंचर भी हो, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी हो, डिविडेंड भी हो, ये तमाम चीज़ें हो और उससे रिलेटेड एक कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाइए। तो काफ़ी ढूंढने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आया है और यह प्रश्न संख्या इस बुक में 48 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को मेरे साथ एक एक करके बारीक पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और समझना होगा। इसके बाद जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है जब भी हम कोई प्रश्न सॉल्व करने चलते हैं तो सॉल्व करने से पहले वह प्रश्न इस तरह से पढ़ा जाए कि उसके बारीक से बारीक पॉइंट पर आपकी पैनी नज़र हो, क्योंकि एक भी इन्फॉर्मेशन यदि गलत होती है, मिस हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन बहुत दूर चला जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अनाप शनाप रकम भर करके उसको तुक्के मारने की कोशिश करते हैं और फिर आंसर तुक्के मार के मिला तो लेते हैं, लेकिन जब वैसा ही प्रश्न हमारे सामने दूसरा आ जाता है तो वहाँ पर वो तुक्का काम नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को और बने रहिए वीडियो को देखने के बाद। यदि आपको यह प्रश्न समझाना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न है आपका एक बेहतरीन कमेंट जो हमारे लिए होगा वह जरूर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 वॉल्यूम 3। द बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र पेपर लिमिटेड एज एट 31 मार्च, यहाँ पर 2015 और 14 लिखा हुआ है जो कि नीचे की इन्फॉर्मेशन में है। आपकी बुक में ये 20 और 19 हो सकता है, 21 और 20 भी हो सकता है, 18 और 17 भी हो सकता है, यानी 2017 और 18 यह भी लिखे जा सकते हैं। इनके ये ईयर भी आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु आपको सिर्फ समझने की कोशिश करना है, इसके ईयर पर ध्यान नहीं देना है। यदि ईयर पर ध्यान देंगे तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे इसमें ईयर दिया होगा तो आपके यहाँ भी जो ईयर दिया होगा उसका ट्रीटमेंट आप वैसे कर लीजिएगा, परंतु समझने का तरीका सभी सवालों में एक जैसा ही होगा। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो इसकी मुख्य हेडिंग है, इसमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है 7,20,000 2015 में, 2014 में ये 6 लाख रुपए था। रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है वो 375 और 4,80,000 लिखा हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10% डिबेंचर्स का, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल यानी जिसको हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बोलते हैं वह रकम दी हुई है और इसकी रकम 90,000 और 1,20,000 रुपये है। आप वैसे इसको देख रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। इसके बाद जब हम एसेट्स साइड में चलते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स में ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसके बाद जो इसकी नोट्स टू अकाउंट है जिसमें इन्होंने बारीकी से कुछ पॉइंट्स को अलग भी दिखाया है, जैसे कि फिक्स एसेट्स है उसमें लैंड यानी भूमि है जो कि पहले 3 लाख की थी, बाद में 2,40,000 रुपए की बचती है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है इनके पास 6 लाख का, एक 7,50,000 2015 में हो जाता है। इसका डेप्रीसिएशन भी 1,80,000 पहले साल है, अगले साल 2,40,000 रुपये हो जाता है।
ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जो डेप्रिसिएशन है 1,80,000 पहले प्रोविज़न था, बाद में 60,000 रुपये का प्रोविज़न और करके इसे 2,40,000 रुपये बना लिया गया। नीचे की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की जो अमाउंट है वो 75,000 है, जिसको कि उन्होंने उस वर्ष पेमेंट किया हुआ है। डिबेंचर का ब्याज है 27,000 रुपये का। अब इनके बारे में आपको बहुत ही बारीकी से स्टडी और ध्यान देना होगा। हमने पढ़ के आपको एक एक पॉइंट सुनाया, समझाया, बताया है। अब इसका इस्तेमाल हम कैश बुक में कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब आप लिखेंगे तो इस बात को ध्यान देंगे कि यह फॉर्मेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। हमने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल करा दिया है। यह फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल की प्लेलिस्ट में CBSE बोर्ड 12 क्लास के लिए उस प्लेलिस्ट को खोलना होगा और वहाँ पर आपको इसका बिल्कुल बेहतरीन एक परफॉर्मा पूरी तरह से मिल जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम इसी सरप्लस को लिखेंगे। जो सरप्लस यहाँ लिखा हुआ होता है 3,75,000, 4,80,000, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1,05,000 रुपये का होता है। इसको लास्ट वाले कॉलम में हमेशा लिखना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंसेज लिखते हैं, यानी ऐसे खर्चे जो हुए तो हैं परंतु उन खर्चों को नगद नहीं किया गया है। जैसे डेप्रिसिएशन, यदि हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन को अभी मैंने आपको दिखाया था। पहले साल डेप्रिसिएशन 1,80,000 था, अगली साल 2,40,000 हो गया। इसका मतलब 60,000 का प्रावधान हुआ है, प्रोविजन हुआ है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 60,000 लिखेंगे। ये फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स है, यानी डिविडेंड और इंटरेस्ट, इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमेशा प्लस करेंगे यानी कि ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनको घटा देंगे। ये हमेशा जब भी दिखाई जाएंगे इनको हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे। एक बार तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इनको ऐड करेंगे यानी कि प्लस में लिखेंगे और फाइनेंसिंग में जाकर इनको माइनस में लिखेंगे। किस तरह से? इस तरह से इंटरिम डिविडेंड 75,000, 75,000 ये प्लस में लिखा है। डिबेंचर इंटरेस्ट यह भी 27,000 का है, इसको भी लिखा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का नॉन कैश का अमाउंट और कहीं नहीं है। अब हम कोई खर्चा जब नहीं है तो इसको हम तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और 1,05,000 में जोड़ के 267,000 लिख देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं, इसका जो नाम आता है इसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, यानी वर्किंग कैपिटल के परिवर्तन होने से पहले का ये प्रॉफिट है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल है जो कि 90,000 से 1,20,000 रुपये हो गया। करंट लायबिलिटीज में पॉजिटिव चीज़ें चलती हैं, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो इसको प्लस में डालेंगे, अगर ये घट रहा है तो माइनस में डालेंगे। लेकिन करंट एसेट्स में इसका अपोजिट चलता है। अगर ये यहाँ से 2014 से 2015 में बढ़ रहा है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, अगर घट रहा है तो इसको प्लस में लिखेंगे। इस प्रकार से करंट लायबिलिटीज पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले 90,000 से 120 हो गया, इसका मतलब है ट्रेड पेबल की अगर बात करते हैं तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया इसको 30,000 रुपये का, इसको हम प्लस में लिखेंगे। जिसको माइनस में लिखते हैं उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ट्रेड रिसेबल यहाँ पर 2,25,000 से 3 लाख हो गया, यानी 75,000 ये बढ़ रहा है, लेकिन इसको हम करंट एसेट्स होने की वजह से इसे माइनस में लिखेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री हमारा 420 से 360 घट गया है, इसको हम प्लस में लिखेंगे 60,000 यानी 60,000 रुपीज़। यहाँ पर प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस वाले को घटाएंगे तो प्लस के 15,000 बच जाएंगे। 267,000 में 15,000 जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस का है तो 282,000 होता है, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ये नेट अमाउंट है। तो 2,82,000 का नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्राप्त हो गया। दूसरी एक्टिविटीज का अब शुरुआत करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज में हम संपत्तियों का और इन्वेस्टमेंट का यानी कि विनियोग का, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का परचेज और सेल के अलावा कुछ नहीं दिखाते। उनसे प्राप्त होने वाली इनकम को भी यहाँ दिखाया जाता है। यदि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर पहले तो इनके पास ज़मीन यानी कि लैंड 3 लाख रुपए की थी, लेकिन बाद में 2,40,000 रुपए की ही रकम बचती है यानी ज़मीन बचती है। तो इसका मतलब 60,000 यानी 60,000 की ज़मीन का इन्होंने किया क्या, इसका मतलब यहाँ पर 60,000 की ज़मीन सोल्ड हो चुकी है यानी बेची जा चुकी है। इस प्रकार से सेल ऑफ लैंड जो हुआ है वो 60,000 का हुआ है। उसी जगह पर प्लांट एंड मशीनरी को ध्यान से देखें तो पहले साल प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपीज़ है, जबकि बाद में ये 7.5 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 1,50,000 की मशीनरी को परचेज किया है, तभी तो इनकी मशीनरी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर परचेज ऑफ लैंड या सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ मशीनरी, इनमें से जो घटनाएं घटी हैं उनमें से सिर्फ सेल ऑफ लैंड 60,000 का और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का हुआ है। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। किस प्रकार से इनको प्रेजेंट किया जाएगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेजेंट तौर पर यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो परचेज ऑफ प्लांट है वो 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 हमने माइनस में लिखा है, और सेल ऑफ लैंड 60,000 प्लस में लिखा है। इसका मतलब यह है कि 60,000 का पैसा इनके पास आया है, जबकि परचेज ऑफ प्लांट में इनका 1,50,000 पैसा गया है। तो इसलिए ये माइनस में और ये प्लस में, इनका जो टोटल होगा 90,000 माइनस होगा, क्योंकि इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस बचेगा 90,000। इसका मतलब नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसका रिजल्ट होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आखिर होता क्या है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ध्यान से देखेंगे तो इंटरिम डिविडेंड जो कि 75,000 का है, इसको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस में लिखते हैं यानी जोड़ते हैं, जबकि फाइनेंसिंग में जाकर यह भुगतान किया जा रहा है तो इसका मतलब इसका पेमेंट माइनस होगा यानी इसको पेड करेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड पेड 75,000 माइनस में लिखेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट भी 2 बार आता है, एक बार तो ऑपरेटिंग में प्लस में लिखते हैं और लेकिन एक बार फाइनेंसिंग में माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 27,000 माइनस में लिखा जाएगा। इसके बाद फाइनेंशियल नेचर के रूप में अगर हम ध्यान से देखें तो शेयर कैपिटल पहले तो 6 लाख का दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ये 7,20,000 रुपये का हो जाता है। इसका मतलब 1,20,000 रुपये का इनके पास शेयर इशू करके पैसा आया है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1,20,000 रुपये, यह पैसा आया है इसलिए ये प्लस में लिखा रहेगा। उसी जगह पर डिवेंचर्स को अगर ध्यान देंगे तो 10% डिवेंचर्स लिखा हुआ है, जो कि पहले साल की अपेक्षा यदि ध्यान से देखें तो पहले साल 4,50,000 यानी 4,50,000 था, लेकिन बाद में 2,70,000 यानी 2,70,000 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि पहले इन्होंने डिवेंचर का मतलब कर्जे से होता है यानी लोन है एक प्रकार का। ये पहले लोन इनके ऊपर 4.5 लाख का था, बाद में इन्होंने 1,80,000 का कर्जा चुका दिया, तो अब इनके पास 2,70,000 का लोन बचा है। तो जो 1,80,000 का कर्जा चुकाया है वह इन दोनों का डिफरेंस है यानी इनका अंतर है। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 1,80,000 का डिबेंचर जो रिडीम हुआ है, जिसका पेमेंट हुआ है, 1,80,000 माइनस में लिख देंगे। इस प्रकार से जो रकम माइनस में है 1, 2, 3, इन 3 रकमों को हम टोटल करके 1,20,000 को घटाएंगे तो माइनस की रकम 162,000 से बढ़ जाती है। इसका मतलब माइनस में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्राप्त होता है।
तो इसको हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 162,000। अब हम तीनों एक्टिविटीज को जोड़ लेंगे। 282 ये प्लस में है, जबकि ये 90,000 और 162,000 ये दोनों माइनस में है। तो हम 2,82,000 282,000 माइनस 90,000, पहले तो हमने 282 लिया, फिर 90,000 को माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 162,000 को। अब हमारे पास बचता है 30,000। इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे नेट कैश। इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये प्लस में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि पहले दूसरे तीसरे को जोड़ा गया है। पहला क्या है? पहला ये है ऑपरेटिंग वाला, दूसरा क्या है इन्वेस्टिंग वाला, तीसरा क्या है फाइनेंसिंग। तो तीनों को यहाँ पर जोड़ा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। इनका टोटल 30,000 यानी 30,000 रुपये प्लस में आया है। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ते हैं। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 150,000 का है। यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो हमें 180,000 प्राप्त होना चाहिए, तब मान लेंगे कि हमारा सवाल बिल्कुल एक्यूरेट राइट है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसका जवाब भी किताब के क्वेश्चन में ही लिखा होता है। 30,000 में हम 150,000 जोड़ेंगे तो 180,000 हमें प्राप्त होगा। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड है, यानी कि अंतिम बैलेंस है ये लास्ट का 180,000, जो कि यहाँ मैच हो गया है 150 को जोड़ने पर। इसका मतलब है हमारा सवाल पूरी तरह से बिल्कुल राइट है। इसके तमाम एक्टिविटीज़ को हम यहाँ मिला सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऑपरेटिंग 282,000 है, जो कि आपने यहाँ देख लिया है। उसके बाद इन्वेस्टिंग 90,000 माइनस में है, यूज्ड आ रहा है, ये रहा। और फाइनेंसिंग 162,000 ये रहा, यह भी नेट कैश यूज्ड आ रहा है माइनस में, तो इसलिए 162,000 यहाँ पर माइनस में लिखा गया है। इस प्रकार से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो ये प्रॉब्लम है, जो कि आपने शुरू से लेकर के अंत तक स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लिया है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे खास महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।